हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 8वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दादू ने बता दिया कि अर्णव ने अपनी बेंच बैठ के साथ रात को शादी के बंधन में बंध गए दोनों। भीमा तो पहले बेहद चौंक गया। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं है, लेकिन दादू ने फिर कहा तो वो खुशी से झूम उठा। बहुत तुरंत दादू के पैर छूकर बधाई दी और अर्णव के कमरे की तरफ भागा। इधर अर्णव अपने ऊपर अदिति को देखा तो वो जरा झिड़कते हुए कहा, अरे क्या है ये, उठो, अभी भी नींद में हो क्या तुम? नहीं सर, अदिति घबराकर उठने लगी, लेकिन दोनों की गले की चेन आपस में उलझ चुकी थी तो वो उठ नहीं पाई। उफ, ये क्या हो गया, चलो जल्दी सुलझाओ इसे। जी जी सर। अरे जी सर मत करो, जल्दी करो, डोर खुला है, कोई आ जाएगा। अदिति जल्दी जल्दी चेन को सुलझाने लगी, लेकिन वही हुआ जो कि अक्सर होता है, जल्दबाजी में काम सुलझाने की बजाय उलझ ही जाता है। चेन सुलझाने की वजह और उलझ गया। ये देखकर अर्णव ने जरा चीखते हुए कहा, हटो, मैं देखता हूँ, तुमसे एक काम बराबर नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी नहीं हुआ। वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, उसके ऊपर अदिति थी तो चेन नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक सुलझाने की कोशिश के बाद भी जब नहीं हुआ तो कहा, एक काम करते हैं, उठो, खड़ी हो जाओ, फिर मैं सुलझाता हूँ। तब दोनों एक दूसरे को पकड़े उठकर खड़े हुए। अर्णव की हाइट लंबी थी, वहीं अदिति मध्यम लंबाई की थी तो उसके शोल्डर से जस्ट थोड़ी ऊंची थी, तो वो जरा झुककर सुलझाने लगा। इधर भीमा भागकर अर्णव के कमरे में गया, मन ही मन बोलते हुए, भाई ने शादी कर ली, बताया तक नहीं। लेकिन वो अपने कमरे में जब नहीं दिखा तब वो दादू के कमरे में आ गया। अभी वो आवाज लगाता तभी दोनों को एक साथ देखा। अर्णव उसकी कमर में एक हाथ डाले अपनी बेहद करीब किया हुआ था और खुद उस पर झुककर चैन सुलझा रहा था। इस तरह दोनों देखकर भीमा चौंक गया, वो समझ नहीं रहा और धीरे से बोला, ओ तो भाई रोमांस करने में बिजी, और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी सी आँख खोलकर देखा और खुश होते हुए मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा। फिर दोनों की बलाइयाँ लेते हुए अंगुलियाँ तोड़कर वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर कुछ सूझा और तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। बहुत ही प्यारा मोमेंट है, इसे तो कैमरे में कैद करना ही चाहिए। तभी चेन सुलझ गया तो भीमा तुरंत वहां से हट गया। वहीं अदिति भी अपनी साड़ी ठीक करने लगी। वहीं अर्णव भी उससे दूर हटा और सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, आप रात को इस कमरे में क्यों सो गई थी? दादू पूछ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने बहाना बना दिया कि आप यहाँ बैठना चाहते थे। तब वो चुप हो गई, वरना वो वास्तव में अपना इतना दिमाग लगाते ना कि उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वास्तव में हमारी शादी नहीं हुई है, और उन्हें पता लगा तो फिर तो मेरी बैंड बजा देंगे दादू। सुनकर अदिति भी चुप नहीं रही। उनकी रियल पत्नी थोड़ी ना थी जो सुनकर चुपचाप सुन लेती। उसने भी अपनी तर्जनी अंगुली दिखाते हुए कहा, आप सिर्फ अपनी बातें समझते हैं और बोलते हैं, गलती किसकी है इसमें? अरे आप मुझे वहीं छोड़कर चले गए, ना अपने साथ लेकर गए, ना ही अपने पीछे आने को कहा। अब मुझे क्या मालूम मैं कहाँ जाऊँ, किस कमरे में रहूँ, कहाँ सोऊं, ये तो आपको बताना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, समझ गया, मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में तुम शिफ्ट हो जाओ, पर हाँ रात को दादू को दिखाकर मेरे कमरे में आना, फिर तुम वहां चले जाना, मेरे कमरे में रहने की जरूरत नहीं। शौक किसे कहते हैं, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अर्णव ने ठीक से सुना नहीं और बोला, क्या कहा आपने? जी समझ गई, सुनो, ये जी और सर सर बोलना बंद करो। ये मत भूलो कि हम इस घर में पति पत्नी है। उसी तरह बात करना, खासकर दादू के सामने तो ध्यान रहे। हाँ समझ गई, कितना बोलते हैं आप, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। अरे बार-बार रिपीट कहाँ कर रहा हूँ, एक ही बार तो बोला। अरे नहीं, मैं जरा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि दादू के सामने इस तरह थोड़ा जोर से बात करनी है ताकि हमें लगे कि हम पति-पत्नी हैं। गुड। पर मैं बाहर कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ से क्या मतलब है? आप अपने पैरों से चलकर जाओगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी ना गोदी में उठाकर ले जाऊँगा। अरे मेरे खाने का मतलब है कि आपने तो पूरी साड़ी गीली कर दी, इस तरह पानी डाला आपने मेरे ऊपर। अच्छा, चलो आप आओ, मेरे पीछे कमरे में जाकर चेंज कर लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, जो कपड़े थे वे तो होटल के कमरे में ही रह गए। तो अब मैं क्या करूँ? किसी से मंगवा दीजिए ना। पागल हो क्या? अभी वो कपड़े लाने में किसे भेजूं? अगर किसी ने देख लिया, पता चला तो बेवजह बवाल होगा। रुको मैं कुछ करता हूँ, तुम यहीं रहो। तभी भीमा आवाज देते हुए आया, भाई भाई कहाँ हो? हाँ 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। लेकिन तब तक भीमा आ चुका था। दोनों को देखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपको भी
भाभी क्या बात है, क्या गजब की जोड़ी है, वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, पर आपने जो भी किया ना वो बहुत गलत किया। मैं अभी दादू से जाकर शिकायत करता हूँ। अर्णव और अदिति चौंकते हुए एक दूसरे को देखा, फिर भीमा की तरफ देखते हुए दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? ये तो अभी पता चल जाएगा। बोलकर वो आगे भागा तो अर्णव पीछे से भागा। अरे रुक तो, दादू से क्या शिकायत करने जा रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। नहीं बताऊंगा, चलिए आइए आप भी मेरे पीछे, अभी पता चल जाएगा। भीमा जितना तेजी से बोल रहा था अर्णव का कलेजा उतनी ही जोर से धक धक हो रहा था। वो रोकते रोकते रह गया, पर भीमा नहीं रुका और भागकर दादू के पास गया। तेजी से भागने की वजह से वो हाँफने लगा था। अरे क्या हुआ, क्यों भाग कर आया, इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? दादू ने उसे देखकर पूछा। दादू आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बोलकर भीमा उनके पैरों में बैठ गया। भीमा दादू के पैरों के पास बैठकर सांस को सामान्य करते हुए कहा, दादू आपसे एक जरूरी बातें करनी और एक शिकायत भी मुझसे। भीमा ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या है शिकायत, बोलो। दादू आपने भला ये कैसे होने दिया? आपने रोका नहीं, मना नहीं किया, डांटा भी नहीं एक बार, भला इतनी मनमानी कैसे? इधर अर्णव का तो गला सूखने लगा कि भीमा को कहीं सब पता तो नहीं चल गया। किस बारे में बात कर रहा है भीमा? किस बात के लिए मैंने रोका नहीं, डांटा नहीं, इसने मनमानी कर लिया? इनकी शादी पर मुहर कैसे लगा दी, कैसे मंजूरी दे दी? दादू कुछ बोलते समझते उससे पहले ही अर्णव भड़क गया। क्या मतलब है तेरा कि शादी पर मुहर क्यों लगा दी? अरे मैं दादाजी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं की। तो मुंह बंद रख अपना और दादू को भड़काना बंद कर। भाई आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि आपने झूठ-मूठ की शादी की है। सुनते ही अर्णव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे भाई इतना परेशान मत हो, मेरा मतलब ये है कि आपने ऐसे कैसे गुपचुप शादी कर ली, किसी को खबर तक नहीं लगने दिया? कि अभी 2 दिन पहले ही जब मैंने पूछा इस लड़की के बारे में, तब आपने क्या कहा था, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो दादू की केयर टेकर है। अभी क्या हुआ, इसे क्या कहेंगे आप? ना किसी को बुलाया शादी में, ना किसी को पता लगने दिया, चुपचाप अकेले अकेले शादी कर ली। तो क्या मैं तुम्हें बुलाकर अपनी भी शादी करवाता उधर? नहीं भाई, शादी तो आप ही करते, पर हम सब तो बाराती बनते, एंजॉय करते, डांस करते, खाते पीते। हम बरसों से कितना अरमान पाले बैठे थे कि आपकी शादी में खूब डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन सारे अरमान पर आपने पानी फेर दिया। और दादू, ये आपको ठीक लगा क्या? अब दादू अपना अखबार साइड करते हुए बोले, भीमा मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वो दादू का बहू को लेकर आया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सुनकर अर्णव ने चैन की सांस ली और कहा, आप दोनों बातें करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ काम है जरूरी। लेकिन भीमा भी उसके पीछे आया। अरे ब्रो, फिर आज आप कैसे जाओगे यूएसए? अरे कैसे जाऊँगा मतलब, जैसे तुमने व्यवस्था किया है वैसे जाऊँगा। वैसे जाने की अरेंजमेंट हो गई है ना? हाँ वो सब तो हो गया, लेकिन आप भाभी को छोड़कर इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जाऊँगा? तो क्या भाभी को भी लेकर जाएँगे? नहीं नहीं, वो क्यों जाएँगी, वो यहीं रहेगी। पर अभी-अभी तो आपकी शादी हुई है। हाँ तो क्या हो गया, शादी के चक्कर में काम छोड़ दूँ? तुम्हें पता है ना मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। वैसे 1 सप्ताह में मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन क्या दादू मानेंगे? हाँ अवश्य मानेंगे। तभी उसे याद आया कि वो अब तक गीले कपड़े में होगी। फिर उसने भीमा को बोलकर तुरंत कपड़े वालों को बुलाया। उसने अपने पसंद से कुछ कपड़े लिए और उसे देने चला गया। अदिति एक कमरे में गीले कपड़े में ही बैठी थी, इसीलिए उसे बाहर नहीं बुलाया। कपड़े लेकर वो अदिति के कमरे में जाकर बोला, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, ले लो, जल्दी से चेंज कर लो। लेकिन जब अदिति ने कपड़े देखा तो लेने से मना कर दिया। नहीं मुझे नहीं लेना। पर क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे फिलहाल जो है वो पहन लो, चेंज कर लो, वरना सर्दी लग जाएगी। शाम को मॉल जाकर अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। चलो जल्दी से चेंज करो। नहीं, ये काफ़ी महँगे कपड़े हैं, मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं ये नहीं लूँगी। तो मेरे लिए जो कपड़े प्लीज़ वही मँगा दीजिए। सुनकर अर्णव ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ गिफ्ट के तौर पर, तो ले लेना। लेकिन अदिति की तूरियाँ चढ़ गई। आप मुझे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन किस हक से मैं गिफ्ट ले लूँ? मैं आज ही जॉब जॉइन की हूँ, आज ही आपने मुझे गिफ्ट दे दिया। क्यों? मुझे यानी अपने एम्प्लॉयी को इम्प्रेस करने के लिए, या मुझ पर दया आ रही है? नहीं, नहीं, याद आया। ना दया ना इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि बदला लेने के लिए, मेरे ऊपर एक और एहसान बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहूं, कभी मुक्त ना हूं, और जब आपकी मर्जी हो तब उसकी वसूली करें। हाँ सही कहा ना मैंने? अर्णव ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर दाएं बाएं सिर हिलाते हुए कहा, देखो तुम ना ज्यादा बोल रही हो। हाँ पर गलत तो नहीं बोल रही, याद है ना आपने ही कहा था बिजनेसमैन हूँ, बेवकूफ नहीं। घाटे का सौदा नहीं करते, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उनसे कई गुना वसूल करते हैं। कहीं आप इसकी वसूली करने लगे तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
अर्णव भौचक्का उसे देखता रह गया। वहीं अदिति फैन ऑन कर अपना कपड़ा सुखाने की कोशिश करने लगी। अर्णव ने तुरंत डोर बंद कर लिया। उसका कंधा पकड़कर कहा, ये बेवकूफों वाली हरकतें बंद करो। ठंडी का महीना, इस तरह गीले कपड़ों में रहोगी फैन के नीचे तो ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है गिफ्ट देने की या तुम्हारे लिए कुछ लाने की। अभी तुम्हें जरूरत है इसीलिए दे रहा हूँ। और हाँ, इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से कट कर लूंगा, तो इसे रख लो अभी। और अगर कोई भी ज़रूरत की चीज़ है तो कह दो, मैं लाकर रख देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ अपने बिजनेस के सिलसिले में। ठीक है, जाइए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तब वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं अर्णव बाहर निकल गया। कुछ देर में अदिति बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनकर बाहर निकली। मैचिंग बिंदी, चूड़ी पहन लिया, श्रृंगार किया, लेकिन सिंदूर नहीं लगाया। दुपट्टे को सिर के ऊपर रख लिया और झट से बाहर दादू के पास आई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। खुश रहो बिटिया, जुग जुग जीती रहो। दादू ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दादू, भला अपनी नवेली दुल्हन को ये कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? कैसा आशीर्वाद दिया? क्या गलत कहा मैंने? अरे नहीं दादू, मैंने देखा अपने गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन पेट छूती है तो उसे क्या आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं दादू? यही कि सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो। बोलकर भीमा हंस दिया तो दादू भी हंसने लगे। वहीं अदिति जरा शर्माकर पीछे हट गई और अर्णव ने एक बार फिर भीमा को डपट दिया। हमेशा मुंह चलाते रहते हो, बंद रखो अपना मुंह। मैं अभी झट से जाकर आप सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, बोलकर अदिति वहां से जाने लगी। एक मिनट रुको बेटा, तुम कैसे बनाओगी? तुम्हें क्या हम सब के बारे में पता है? कौन क्या खाता है, किसे क्या पसंद है? वो तो नहीं पता है दादू, लेकिन हरी काका और आशा काकी है ना, उन दोनों से पूछ लूंगी। देर हो रही है, मैं झटपट बनाकर आती हूँ। अरे भाभी, लेकिन आप रसोई में ऐसे कैसे चली जाएगी? आज आपकी पहली रसोई है तो उसका भी मुहूर्त होता है, चूल्हा पूजन होता है, उसके बाद मीठा बनाया जाता है, फिर कुछ और बनता है ना भाभी? यही होता है ना? मैंने सही कहा ना? अब अदिति क्या बोले तो उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वहीं अर्णव ने अपना सिर पकड़ लिया। ये गधा लगता आज कि आज हमारी पोल खोल कर रहेगा। तू अकेले में मिल, फिर तुझे बताता हूँ बेटा। मार मार कर तेरी हालत खस्ता करता हूँ। पर दादू सबकी बातों को और फ्रेश एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए बोले, ठीक है, आशा और हरी को बोल दो बहू के हाथों कुछ बनवा दे। दादू, रहने दीजिए ना, मैं ही जाकर पूजा करवा देता हूँ। चलो अदिति, तुम्हें मीठे में क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना आता है? अर्णव ने बीच बचाव किया। मुझे सब कुछ बनाना आता है, तो आप लोग कहे वही बना देती हूँ। दादू, आप क्या खाएंगे? खीर, सूजी का हलवा या गाजर का हलवा या फिर बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, या कुछ चीजें जो बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। अदिति ने जितनी तेजी से सब चीजों का नाम लिया उतनी ही तेजी से अर्णव को झटका लग रहा था। क्या बात है, इस लड़की को इतना सब वाकई बनाना आता है या सिर्फ दादू के सामने हाँक रही है? अदिति ने अर्णव को देखा और मन में कहा, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों यकीन नहीं हो रहा कि इन्हें मैं वाकई में सब कुछ बना लूंगी? ये सब जो भी मैंने कहा बनाना जानती हूँ और मैं हाँक नहीं रही, फेंक नहीं रही हूँ। ठीक है, समझ गया। इतनी सारी चीजें रहने दो, बस सूजी का हलवा थोड़ा बना दो, दादू को बहुत पसंद है। और हाँ, चीनी जरा कम ही डालना, उनको शुगर है। चलो जल्दी, मैं चलता हूँ, मैं भी हेल्प कर दूंगा। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, समझ गया, मान लिया, तुम सब कुछ कर लोगे। तुम तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया को भी पीछे छोड़ दोगे। चलो, ये रस्में होती है, घर में कोई और है नहीं, तो मैं रस्म अदायगी में थोड़ी मदद कर दूंगा, बनाना तो तुम्हें ही है। बोलकर होले से आंखों से इशारा किया तो अदिति समझ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसके पीछे चली गई। रसोई में दोनों गए तो उनको देखकर हरी काका आशा जी ने कहा, साहब जी, नाश्ता तो सबके लिए बन गया, बड़े साहब के लिए भी टेबल पर लगा दूं? हाँ, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, फिलहाल तुम दोनों रसोई में बाहर जाओ। तुम दोनों निकल गए तो अदिति ने अपना दुपट्टा बांध लिया, कढ़ाई कलछे स्टैंड से निकाला और चारों तरफ नजर दौड़ाकर सूजी ढूंढने लगी, पर नजर नहीं आई। अर्णव वहीं खड़ा देख रहा था। नहीं मिल रहा तो काका को बुलाऊं? नहीं, मैं ढूंढ लेती हूँ। देखो, सारे कनस्तर तो यही है, इसी में देखो होगा। तभी एक कनस्तर पर नजर पड़ी जिस पर सूजी लिखा हुआ था। अदिति ने फटाफट निकाला और गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर सूजी को भूनने लगी। फिर तुरंत फ्रिज में से दूध और कनस्तर से चीनी निकाल लिया। तेजी से चलते उसके हाथ देखकर अर्णव को यकीन हो रहा था कि वाकई बनाना जानती है। मन में बोलकर वो साइड में स्लैब से लगकर खड़ा हो गया, हाथ बांध कर, और उसे देखने लगा। तभी अदिति के बाल की कुछ लटें चेहरे पर आ गई तो अर्णव ने हाथ बढ़ाकर उसे कान के पीछे करने लगा।
लेकिन अदिति ने उसका हाथ रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। पता है, पर घर के लोगों को पता चलना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वैसे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अर्णव ने बस सिर हिलाकर रह गया। वो फिर बोले, 1 मिनट, मुझे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन ड्राई फ्रूट्स कहाँ है? नहीं मिला। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो काका से पूछकर आ जाइए। नहीं, मुझे पता है वो किस डिब्बे में, मैं निकाल कर देता हूँ। फिर उसने निकाल कर लिया और चाकू से ड्राई फ्रूट्स काटने लगा। आप रहने दीजिए, नहीं होगा आपसे, मैं उसको खरल में डालकर कूट लेती हूँ। परंतु अर्णव ने उसकी बात नहीं सुनी। आप रहने दीजिए वरना हाथ कट जाएंगे। अरे तुम ही कर लेना, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। तो अर्णव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे मुझे चावल का खीर पसंद है। ठीक है, पर मैं सिर्फ दादू की केयर टेकर हूँ, उसके अलावा किसी और की नहीं। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए खीर बनाओ? बस मैं तुम्हें पसंद बता रहा था। पर मुझे आपकी पसंद नापसंद के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा मैं। वैसे बाहर जो तुम बोल रही थी, इतना सब कुछ सच में बना लेती हो? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। वाह, वेरी गुड, अर्णव ने बोला। तभी उसका ध्यान भटका और चाकू फिसला। छोटी अंगुली हल्की सी कट गई, उसमें जरा सा ब्लड लग गया। ओह, कट गया। बोलते हुए अर्णव ने चाकू छोड़कर तुरंत अपनी अंगुली की तरफ देखा। अदिति ने भी तुरंत केस का लो कम किया। उसका हाथ पकड़कर कहा, दिखाइए, ज्यादा कट गया है क्या? मैं मना कर रही थी, फिर भी आप सुने नहीं। और झट से उसकी अंगुली पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसकी हरकत से अर्णव का पूरा तन-मन झनझना गया, रोम-रोम सिहर गए। उसने थूक निगलते हुए कहा, अरे छोड़ो मेरी अंगुली, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन कुछ सेकंड तक अदिति ने उसे यूं ही रखा, फिर बाहर करते हुए कहा, लीजिए, इससे ब्लड बहना जल्दी बंद हो जाता है। देखिए, बंद हो गया। अर्णव हंसने लगा। हाँ, बंद तो हो गया, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो। पर फिर मेरा खून चूसना शुरू कर दिया। यार, अगर वाकई में मेरी पत्नी बन गई तो फिर क्या होगा? तब तो रक्त पिशाचनी बन जाओगी। एक दिन मेरा सारा खून चूस लोगी। सुनकर अदिति की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत चाकू उठाया और कहा, भलाई का जमाना नहीं। लाइए, मैं वापस काट देती हूँ, अच्छे से खून बहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो तुम? बोलकर अर्णव पीछे हटा तो अदिति हंसने लगी और अर्णव भी। वहीं बाहर से देख रहा भीमा ने तुरंत यहाँ के सीन को भी मोबाइल में कैप्चर कर लिया। कुछ देर के बाद हरी काका और अदिति ने मिलकर टेबल लगाया तो सभी ने एक साथ नाश्ता किया। हलवा वाकई बहुत अच्छा बना था। तभी भीमा ने कहा, भाभी, हलवा बहुत टेस्टी बना है। इसमें मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। फिर तो समझिए कि भैया आपके पीछे लट्टू हो जाएंगे। वो खाने की बहुत शौकीन है। सुनकर अदिति ने धीरे से मुस्कुरा दिया। दादू, भाभी का नेक देना बनता है, जल्दी दीजिए, और भाई आप भी दो। सुनकर अर्णव ने टेबल के नीचे से ही भीमा को एक लात मारा। भीमा चौंक गया। भाई, आपने मारा क्यों? तो अर्णव ने हंसते हुए कहा, हम लोग तो देंगे ही, तुम भी दो, तुम्हारी इकलौती भाभी है। हाँ भाभी, मेरी तरफ से भी आपके लिए नेक है। वो ये है कि आज से नहीं बल्कि अभी से आपका देवर आपकी हर एक काम के लिए हाजिर रहेगा। जो भी काम हो, एक बार बस आप मुझे बता देना, खबर कर देना। दोपहर दिन या दोपहर रात हाजिर रहूंगा आपके लिए। बोलकर वो सब हंस रहे थे, लेकिन दादू चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। वैसे दादू, मैं एक और बात बताना भूल गया। क्या? आज शाम को मुझे यूएस के लिए निकलना है। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। भीमा ने 2 दिन पहले ही सबका टाइम टेबल शेड्यूल कर दिया है, तो कैंसिल भी नहीं कर सकता। जाना जरूरी है। ठीक है, जाओ, लेकिन इस बार भीमा को लेकर मत जाना। जी दादू। फिर टेबल से उठा और कहा, चलो अदिति, तुम भी कमरे में आओ, जरा मेरी पैकिंग में हेल्प कर दो। अदिति ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे चल दी। अर्णव अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन अदिति बाहर दरवाजे पर ही रुक गई। वो अंदर आने में जरा झिझक रही थी। तब अर्णव ने पीछे मुड़कर कहा, अरे अंदर आ जाओ। तो अदिति अंदर चली गई। वो फिर दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं पैकिंग खुद कर लूंगा। वहाँ बस दादू को दिखाने के लिए मैंने तुम्हें साथ में आने को कहा, जानती हूँ। बोलकर अदिति सोफे पर बैठ गई और चारों तरफ नजर दौड़ाकर कमरा देखने लगी। बहुत बड़ा कमरा था, आलीशान तरीके से सजाया हुआ था। महंगे सोफे, पर्दे, दीवार पर विदेशी पेंटिंग्स लगे हुए थे। बड़े बड़े झूमर और फर्श पर महंगी खूबसूरत विदेशी कालीन। वहीं एक दीवार पर एक बड़ी साइज फोटो लगी थी, जिसपे अर्णव के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो दांत दिखाकर हंस रही थी, और उसकी आंखें भी ब्लू थी, जो अदिति की आंखों से मैच हो रही थी। अदिति गौर से देखने लगी, फिर अर्णव की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं, उसकी आवाज में तल्खी थी।
जिसे सुनकर अदिति ने आगे कुछ पूछा नहीं। तब अर्णव ने कहा, पत्नी थी मेरी मतलब होने वाली पत्नी। अदिति उठ खड़ी फिर बोली, अब कहाँ है ये? अर्णव ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी। फिर वो दोनों चुप हो गए। अदिति को जब बोलने के लिए कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा, मैं कोई हेल्प कर दूं? नहीं, बाकी मैंने कर लिया है, लेकिन 2-4 कपड़े जो बाहर रह गए हो सके तो अच्छे से मेरे वार्डरोब में रख देना। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। सॉरी तुम मत रखना, ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। मैं हरी काका को बोल देता हूँ, वो रख देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, मैं आकर रख लूंगा। फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके सामने कर देती हूँ और इसके पैसे नहीं लूंगी मैं, डोंट वरी। झटपट उसके एक्स्ट्रा कपड़े उसके सामने ही वार्डरोब में रख दिया तो अर्णव मुस्कुराने लगा। तुरंत वहीं पर टी-शर्ट निकालकर कपड़ा चेंज करने लगा। ये देखकर अदिति की आंखें बड़ी हो गई। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों चेंज कर रहे हैं? क्लोजेट रूम में जाकर या बाथरूम में जाकर चेंज कीजिए ना, मेरे सामने क्यों शर्टलेस हो रहे हैं? ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहा, मैं अब तक कमरे में ही चेंज करते आया हूँ तो याद नहीं रहा, मैं अभी चला जाता हूँ। अर्णव चेंज कर निकला तो जरा मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एकटक देखने लगी। मुस्कुराते हुए बेहद प्यारा लग रहा था, क्यूट सा, एकदम चॉकलेटी लुक था। तभी अर्णव बोला, ठीक है मत बताओ, वैसे तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? कैसे भी नहीं, मतलब ये कि मुझे लड़के पसंद ही नहीं है। तो क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं, पर क्यों? ऐसे ही। ठीक है चलो, ये सब मजाक की बातें थी, अब सीरियस बातें। मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लग जाएगा आने में। दादू का अच्छे से ध्यान रखना। अगर दादू खुश रहे, उन्हें अच्छा लगे तुम्हारा काम, तो नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। और हाँ, ये रख लो तुम्हारे एडवांस पेमेंट, अगर कुछ जरूरत हो तो अपना यूज कर लेना। नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, वैसे भी मैं घर में रह रही हूँ, सारी सुख-सुविधाएँ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, तो प्लीज़ मुझे एडवांस में पैसे मत दीजिए। अर्णव ने उसकी आँखों में देखते हुए कहा, कहीं फिर से तुम्हारा इरादा भागने का तो नहीं है ना? अगर भागने का इरादा रहता तो रात में ही भाग गई होती, वैसे भी भाग कर जाऊँगी कहाँ? किसके पास? कोई है तो नहीं मेरा? उसने धीरे से कहा तो अर्णव ने ठीक से सुना नहीं तो बोला, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अगर भागकर भी जाऊँगी तो कहीं न कहीं आप ढूँढ निकालेंगे, ये बात भी है। वही तो, टेंशन मत लीजिए, नहीं भागूँगी। जितना आपने मेरे पीछे इन्वेस्ट किया, खर्च किया, एक-एक पैसा चुका कर ही जाऊँगी मैं इस घर से। अर्णव ने उसकी तरफ देखकर एक बार कहा और तुरंत उसे हग कर लिया। अदिति सकपका गई, उसकी इस हरकत से कुछ समझ नहीं पाई। तभी अर्णव उससे दूर हुआ, थैंक यू कहकर निकल गया। भीमा उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया। इधर मिस्टर खन्ना के कहने पर गार्ड ने कैमरा चेक किया तो अदिति एक छोटे से बैग हाथ में लिए जाते हुए दिखी। उसने तुरंत वो वीडियो प्ले मिस्टर खन्ना को भेज दिया। ओ गॉड, मतलब बच्ची भाग गई, लेकिन क्यों? यहाँ पर उसे क्या कमी थी? किसी क्या दिक्कत थी? मैंने उसे कहा तो था कि इंडिया आकर तुम्हें जॉब लगवा दूंगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। हाँ, क्यों यकीन करेगी? एक तो बेचारी किस्मत की मारी थी, इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद भला वो किसी अनजान पर क्यों यकीन करेगी? लेकिन यहाँ से निकलकर कहाँ गई होगी? किसके पास? कहीं दूसरी मुसीबत में फँस गई होगी तो नहीं? मुझे अभी के अभी इंडिया लौटना होगा। फिर अपने काम से अर्जेंट छुट्टी लेकर तुरंत दिल्ली लौट आई। यहाँ लौटने के बाद एक बार फिर खुद से कैमरे चेक किया तो एक रोड पर निकलती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई वो मन ही मन सोच रहे थे। फिर याद आया, बाहर भी तो कैमरा लगा था, जिससे बाहर रोड का भी सब दिखता है। एक बार पीछे वाला कैमरा चेक करता हूँ। फिर चेक किया तो रोड पर तेज-तेज कदमों से जाती हुई दिखी और अचानक तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक नौजवान निकलता है। वो अदिति से कुछ बातें करता है, वो उसके साथ घर में साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। कौन है ये? मन में बोलते हुए उसने ज़ूम किया तो अर्णव को देखकर टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा। मुझे लग रहा था, 100% यकीन हो रहा था, ये काम उसी का होगा, इसी ने ऐसा किया होगा। उसे बच्ची को इतना मजबूर कर दिया होगा कि वो उसके साथ चली गई होगी, लेकिन वो लेकर उसे कहाँ गया होगा? मैंने उसे इतना मना किया, समझाया कि अब ये मेरी बेटी, इसकी सारी ज़िम्मेदारी मैं उठाऊँगा, फिर भी उसे समझ नहीं आई। वो क्यों मेरे पीछे और मेरे परिवार के पीछे पड़ा है? मेरी एक बेटी को तो मार ही दिया उसने, दूसरी जो मिली है मेरे जीवन में, ये सोचा था अब थोड़ा खुश रहूँगा, उसे भी अपने साथ ले गया। नहीं, इसे तो मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं अभी के अभी सिंघानिया प्लेस जाता हूँ, इसकी खबर लेता हूँ। भीमा कार ड्राइव कर रहा था। पीछे सीट से सिर टिकाकर बैठा अर्णव किसी उधेड़-बुन में खोया हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी टेंशन में है। उसे इस तरह गुमसुम देखकर भीमा मुस्कुराने लगा, लेकिन अर्णव ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो भीमा को नहीं रहा गया। भाई, मैं बोल रहा था कि मीटिंग कैंसल कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन अपने विचारों में मगर अर्णव ने कुछ सुना नहीं।
तो भीमा मुस्कुराने लगा। लगता है भाई भाभी की यादों में कुछ ज़्यादा ही खो गए। मन में बोलते हुए उसने फिर कहा, भाई मैं क्या बोल रहा था कि मीटिंग पोस्टपोन करते और मैं कल घूम रहा हूँ, चलिए वापस कार घुमा रहा हूँ, चलिए वापस घर चलते हैं। अब अर्णव अपनी सोच से बाहर आया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं बोल रहा था कि मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, वापस घर चलिए। लेकिन क्यों, क्या हो गया? घर क्यों जाना और मीटिंग क्यों पोस्टपोन कर दूँ? तुम जानते हो ना वो कितना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। हाँ, ज़रूरी है भाई, लेकिन आपकी खुशी से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन मैं दुखी कहाँ हूँ? मैंने कहा क्या तुमसे कि मैं दुखी हूँ? ज़रूरी नहीं सब कुछ बताया जाए तभी पता चले। आप भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चेहरे से दिख रहा है। हैं? मेरे चेहरे से दिख रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ-साफ बोलो। यही कि आपको भाभी की याद आ रही है, या तो वापस घर चलिए, नहीं तो भाभी को बुला लेते हैं। अभी इतना मारूंगा ना, चल चुपचाप फास्ट ड्राइव कर। और मन ही मन कहा, ठीक है फिर मैं कुछ भेजता हूँ जिसे देखकर आपको खुशी होगी। उसने अर्णव के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा। नोटिफिकेशन आते ही अर्णव ने पॉकेट से मोबाइल निकालकर जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो एक वीडियो क्लिप देखा। ये क्या भेजा तुमने? प्ले तो कीजिए भाई, बोलकर भीमा ने होले से हंस दिया। अर्णव ने तुरंत वीडियो प्ले किया तो उसकी और अदिति की वीडियो था। अर्णव ने थोड़ा सा देखा तो उसकी तोरियां छट गई। भीमा ये सब क्या है भाई, क्या है? पता चल जाएगा, एक बार पूरा देखो ना। नहीं देखना मुझे। अरे भाई देखो ना, आपके लिए बनाया है। तब अर्णव ने दोबारा वीडियो प्ले किया और देखने लगा। वीडियो में वही सीन था जब उसका और अदिति का चेन आपस में उलझ गया था। तब अर्णव उसके बेहद करीब जाकर चेन सुलझा रहा था। फिर रसोई में अदिति के चेहरे पर आए बाल को पीछे कर रहा था। दोनों एक साथ हंस रहे थे। सबको मिलकर एक अच्छा सा वीडियो बना दिया था और पीछे गाना सेट कर दिया था। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अर्णव देखकर तुरंत मोबाइल बंद किया। कब तूने ये वीडियो बना लिया? इसका मतलब छुप छुप कर तू हमें देख रहा था? नहीं भाई, मेरी इतनी हिम्मत कि आप दोनों को छुप छुप कर देखूं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। बिना डोर बंद किए खुलेआम जो रोमांस कर रहे थे उसका नतीजा है। चल मुंह बंद कर रख, अभी के अभी डिलीट कर इसे। भाई आप डिलीट करने को क्यों बोल रहे हैं? मैं तो सोशल मीडिया पर अपलोड करने जा रहा हूँ। अभी तक तो किसी को पता नहीं होगा ना कि आपकी शादी हो गई। ये देखकर कम से कम सरप्राइज हो जाएंगे सभी। फिर देखना कल हर जगह यही ब्रेकिंग न्यूज रहेगा। फाइनली अर्णव सिंघानिया ने शादी कर ली। खबरदार ऐसा किया तो चलो डिलीट करो इसे, इस वीडियो को अभी के अभी। उसने बेहद गुस्से में कहा, जिससे भीमा कांप गया। ओके भाई, मैं इसे अपलोड नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, पर वीडियो रहने दीजिए। अच्छा लग रहा है आपको? जब भाभी की याद आएगी तो देख लेना, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोलकर उसने अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिया और गुस्से में कहा, तुम भी अपने मोबाइल से डिलीट कर देना। दोबारा वीडियो या ऐसे फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं। और गलती से भी मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया, फिर तुम्हारी खैर नहीं। उसका गुस्सा देखकर भीमा शकपका गया। आखिर इतनी बड़ी बात भी नहीं है, भाई क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? और कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। फिर अर्णव ने ही चुप्पी तोड़ी। देख, मैं हफ्ते भर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन काम नहीं हुआ तो हो सकता है और रुकना पड़े तो तुम घर पर रहना, दादू का ध्यान रखना। यूं तो हरी काका दोनों पति पत्नी, वो लड़की भी है, लेकिन तुम भी रहना। वो लड़की नहीं है तो उसे दादू के बारे में जानने में थोड़ा समय लगे, तो तुम वहीं रहना। हाँ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो, भीमा ने बोला। तो लेकिन अपनी वाइफ को वो लड़की कहते सुनकर भीमा जरा शॉक्ड रह गया। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। भीमा की हिम्मत तो नहीं हो रही, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, भाई वैसे एक बात पूछूं? उसने मिरर में ही कुछ देर तक भीमा की तरफ आंखें छोटी कर देखा, फिर बोला, क्या भाई आपने वाकई शादी की है? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लगा, क्यों पूछ रहे हो तुम? पूछने की ज़रूरत नहीं भाई, आप खुद बता रहे हैं, आपकी हरकतें बता रही है। और सच कहूँ तो थोड़ा डाउट मुझे भी तभी हो गया था जब भाभी को, मेरा मतलब उस लड़की को, मैंने बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखा। भला ये कैसी दुल्हन होती है? तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगा? कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो? शायद इसीलिए वीडियो बनाकर जासूसी करने पर लगा। नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वो तो दिया भाभी के जाने के बाद पहली बार मैं आपकी लाइफ में किसी और लड़की को इतने करीब से देखा, इसीलिए मैंने बना लिया। और अभी आपने कहा ना वो लड़की, इसीलिए मैंने सोच लिया। पर आजकल कौन सा ये सब पहनता है? हाँ, लेकिन नई नई शादी हुई तो इतनी जल्दी पहनाना भी कौन बंद करता है? सच्चाई क्या है भाई, बोलो एक बात। उस लड़की के साथ कुछ गलत मत होने दो, इतना अन्याय मत होने दो। बहुत गलत आपने पहले ही कर दिया। अब ये झूठी शादी, भाई कोई अकेली है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे इस तरह मजबूर कर दिया जाए। सोचिए, अगर उसे सच्चाई पता चल गई, फिर क्या सफाई दोगे, क्या मुंह दिखाओगे, क्या कहोगे उसे? भीमा, अपनी हद में रहो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। भीमा चुप रह गया। वो तुम्हें क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले? और जब उसे पता चलेगा तब ना, उसे बताएगा कौन तुम? भीमा ने तुरंत मिरर से ही उसकी तरफ देखा और अर्णव जरा चौंक गया। भीम भाई मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा ही, बात खुलकर आएगी ही।
तब का तब देखेंगे, फिलहाल तुम अपना मुँह बंद रखो। वैसे भाई एक बार वीडियो फिर प्ले करके देखना, कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगते हो आप दोनों एक साथ। अर्नव ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब तक दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। भीमा ने उसका सामान उतारा, अर्नव की तरफ एक बार देखा, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो अर्नव बखूबी समझ रहा था। भीमा बैग लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अर्नव ने कहा, एक सेकंड भीमा जी भाई, मेरी वजह से सब हुआ था, इसीलिए उसे अपने यहाँ नौकरी दिलाना चाहता कि वो नौकरी भी करे, काम भी करे, सुरक्षित भी रहे। लेकिन दादू की अलग ही जिद थी कि उन्हें केयर टेकर नहीं बहू चाहिए। पर मुझे शादी करनी नहीं थी, वो भी नहीं करना चाह रही थी शादी। ऐसा लगा हम दोनों एक ही पद के पति का। वो नौकरी की तलाश में थी, मैं मजबूर था दादू की जिद के आगे, तो मुझे यही तरीका बेस्ट लगा, मैंने कर लिया। देखो ना, इस तरह से दादू की, मेरी, उस लड़की की, सबकी समस्याओं का निदान मिल गया। हाँ, पर यह तरीका सही नहीं है। क्या सही क्या गलत मैंने सोचा नहीं, तुम जानते हो अब मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं आ सकती, दोबारा शादी नहीं कर सकता मैं। भाई तुम लाओगे क्या, वो आ चुकी है, भीमा ने मन में कहा। ठीक, अब तुम्हें पता चल गया तो अपना मुंह बंद रखना, गलती से भी दादू के सामने कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना, उन्हें ये सब पता नहीं चलना चाहिए। पर भाई मुझे लगता है दादू को पता चल चुका, मैं आज सुबह ही उनका रिएक्शन नोटिस कर रहा हूँ। आपकी शादी और उनकी इतनी ठंडी प्रतिक्रिया, बहू लाने की खुशी होती है उन्हें। आपको लगता है कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मीटिंग हो, कुछ भी रहता तो आप अपनी नई नवेली बहू को घर में अकेले छोड़कर आपको निकलने देते। सुनकर अर्नव का माथा भी ठनका, फिर बोला, अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है, बहुत कुछ एक्साइटेड थे, रात को देखा था मैंने, तो ज्यादा मत सोच, सबका ख्याल रखना। भीमा ने हामी से हिला दिया और वहीं से वापस लौट आया। इधर डॉक्टर खन्ना बेहद गुस्से में उठे, तुरंत फोन लगा दिया, लेकिन बिना कुछ सोचे फोन कट पॉकेट में रख लिया। नहीं, मुझे अभी के अभी सिंघानिया प्लेस जाना होगा, इस बार उसे तो छोड़ूंगा नहीं, पिछली बार का भी हिसाब बाकी है। वो बेहद तेजी से घर से निकले, ड्राइवर से कहा, सुजीत गाड़ी निकालो। जी सर बोलकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी निकाली। गुस्से के मारे चेहरा कस गया था। वो तेजी से कार में बैठे और जोर से दरवाजा बंद कर ड्राइवर से कहा, सिंघानिया प्लेस ले चलो। जी सर। कार में बैठे रास्ते भर उसे अपनी बड़ी बेटी दिया के बारे में सोचते रहे। सोच सोचकर उनके नथुने गुस्से में फूलते रहे। मैं तो जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर लेकर नहीं आया होगा तो फिर क्या। मिस्टर सिंघानिया से तो मुझे बात करनी होगी, इस बार कुछ भी हो जाए तो मैं उस अर्नव सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। और मन ही मन ये सब सोचते हुए कुछ देर में वो सिंघानिया प्लेस में एंटर किया। गार्ड ने देखा तो ग्रेट किया, तुरंत भागकर अंदर आया। शाम हो चली थी। आदित्य बाबू सब कुछ निपटाकर अभी के अभी कुछ देर पहले अपने कमरे में गए थे। गार्ड भागकर आया और कहा, सर डॉक्टर खन्ना आए। कौन डॉक्टर खन्ना? सर वो दिल्ली सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिया मैम के पापा। पर क्यों? उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ। वो तो नहीं बताया, सिर्फ कहा कि आपसे मिलना। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, फिर मन में कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है अंदर बुला लो, बैठने के लिए बोलो। गार्ड तुरंत बाहर आया, बोला, सर अंदर चलिए, बड़े साहब ने आपको बुलाया। डॉक्टर खन्ना ने हामी सिर हिलाया और अंदर आ गए। वहीं बैठक में बैठे उनके लिए हरी काका पानी लेकर आए। सिंघानिया प्लेस में उनका पुराना नाता था, दोनों परिवार का साथ में पहले से उठना बैठना था। लेकिन जब से उनकी बेटी दिया की मौत हुई, तब से इस परिवार से लगभग नाता टूट गया। शायद बेटी के जाने के बाद पहली बार आए थे। डॉक्टर खन्ना ने पानी पिया और कहा, सर फ्री हैं? वो इस समय फ्री तो नहीं रहते, लेकिन मैंने बोल दिया वो अभी आ रहे होंगे, आप कुछ देर इंतजार कीजिए। फिर कुछ देर में हरी काका व्हील चेयर पर बिठाकर उन्हें बैठक में लेकर आए। उन्हें देखते ही डॉक्टर खन्ना चौंकते हुए उठ खड़े। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के मैं आ गया, पर आप व्हील चेयर पर क्यों? मेरा मतलब कब आ गए सर, एक बार बताया तक नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर अर्नव सिंघानिया से भी मुलाकात हुई थी, बातचीत पे, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्या प्रॉब्लम हो गई सर? ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं? बोलते हुए डॉक्टर खन्ना तुरंत उनके पैरों के पास बैठ के उनका पैर अपने गोद में रखते हुए चेक करने लगे। रहने दो डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ये तो उम्र का तकाजा है। परंतु सर, अरे किंतु परंतु छोड़ो खन्ना, तुम बताओ अचानक इतने सालों बाद मेरी कैसे याद आई, कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए। और एक बार फिर सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके बारे में, मैं बिना अपॉइंटमेंट के लिए ही आ गया। अरे कोई नहीं डॉक्टर, तुम कभी भी आ सकते हो। चलो आओ सोफे पर बैठो, वैसे भी बरसों बाद आए हो, साथ में चाय नाश्ता हो जाए। सर आज चाय नाश्ता रहने दीजिए ना। लेकिन क्यों डॉक्टर? वो सर आज सुबह ही दिल्ली लौटा हूँ, घर पर कुछ जरूरी काम था, वही निपटाते निपटाते लंच देर से किया इसीलिए। अच्छा अच्छा, सब ठीक ठाक बढ़िया, आपका आशीर्वाद से सब बढ़िया है। और सुनाओ? उनकी हालत देखकर डॉक्टर खन्ना को बोला नहीं जा रहा था, फिर भी बेहद तहजीब से कहा, सर वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, आपका पोता अर्नव कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? उससे बात करनी थी, कुछ काम था। भला मुझे उस आदमी से क्या काम होगा, कैसी बात है? फिर भी एक जरूरी बात करनी थी। लेकिन वो तो अभी 2 घंटे पहले ही यूएस के लिए निकल गया, फ्लाइट टेक ऑफ भी हो गई होगी। ओह, मतलब भाग गया? क्या बोल रहे हो डॉक्टर, भाग गया? कौन भाग गया, कहाँ भाग गया? सॉरी टू से सर, पर आपका पोता भाग गया एक अपराध करके। अपराध? कैसा अपराध? वे बेहद चौंक गए थे।
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।